नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी बायोलॉजी से संबंधित यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो छोटी सी होने वाली है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो स्टार्ट करते और देखते दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर दोस्तों कहाँ पे कंट्रोल होता है, इसकी बात करें तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस के अंतर्गत कंट्रोल होता है, ठीक है। शरीर का जो टेम्परेचर कहाँ पे कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो श्वसन की जो अभिक्रिया दोस्तों उसमें खाद्य पदार्थों की क्या होती है दोस्तों, तो इनका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है दोस्तों, ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विघटन। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि बीपी हाई को क्या कहते हैं। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च जो रक्तचाप है दोस्तों इसकी अवस्था को क्या कहते हैं। ये हाइपर टेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाइपर टेंशन के नाम से, यानी कि बीपी हाई, हाइपर टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो रक्त के अंदर का जो ग्लूकोज की मात्रा दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित रहती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इंसुलिन हार्मोन के कारण दोस्तों रक्त के अंतर्गत ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है दोस्तों, ठीक है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज रोग किसके कारण होता है दोस्तों, इंसुलिन की कमी की वजह से दोस्तों डायबिटीज रोग होता है, यानी कि मधुमेह रोग होता है। तो यहाँ पे दोस्तों रक्त के अंदर का जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, इंसुलिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीबी की बीमारी और दोस्तों निमोनिया की जो बीमारी है ये अपने श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। निमोनिया और टीबी दोनों की दोनों बीमारियाँ दोस्तों श्वसन तंत्र से संबंधित होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के अंदर के जो सूंघने की क्षमता होती है दोस्तों उसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को अपन घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा दोस्तों कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा सूंघने की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा के अंदर के जो भोजन अंतःग्रहण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कूटपाद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अमीबा के अंदर का जो भोजन अंतःग्रहण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कूटपाद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन शब्द का नामांकन किसके द्वारा किया गया है। तो हार्मोन जो शब्द है दोस्तों इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलिस और स्टारलिंग के द्वारा, ठीक है। बेलिस और स्टारलिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का नामांकन किया गया दोस्तों, ठीक है। बेलिस एवं स्टारलिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का नामांकन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पाचन है दोस्तों कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी। इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भोजन का जो पाचन है ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। भोजन का जो पाचन है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन है दोस्तों क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंथोलॉजी, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं दोस्तों। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्ती है दोस्तों, ठीक है। पत्ती को अपन प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जानते हैं। बाकी हरित लवक और स्टोमेटा दोस्तों दोनों के दोनों ये पत्ती के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे अपना प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है वो कौन सा हो जाएगा, पत्ती होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वच्छ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है अधिकतम 120 होता है और न्यूनतम कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो स्वच्छ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो किसके मध्य होता है, 120 से लेकर 80 के मध्य होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो गोबर छत्ता की बात करें दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, ये मर्त जीवी के अंतर्गत आता है, ठीक है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, ये मर्त जीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है दोस्तों। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो प्राय किसका उपयोग करती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए दोस्तों कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है, ठीक है। ग्लूकोज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, कोशिका के द्वारा कब किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों का आकार होता है, तो फेफड़ों का जो आकार होता है दोस्तों किस प्रकार का होता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ों का आकार शंखवाकार का होता है। ठीक है, फेफड़ों का आकार किस प्रकार का होता है, शंखवाकार। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से होता है दोस्तों, तो जो खाद्य पदार्थों का जो पौधों में स्थानांतरण होता है दोस्तों किसके रूप में होता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, खाद्य पदार्थों का पौधों के अंदर स्थानांतरण किसके रूप में होता है दोस्तों, सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहर वातावरण से कोशिका में पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विसरण के माध्यम से। ठीक है, विसरण जो अभिक्रिया है दोस्तों इसके माध्यम से जो ऑक्सीजन होता है बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुँचता है। ठीक है, विसरण के माध्यम से बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन होता है वो पौधों की कोशिका में पहुँचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोस्तों मनुष्य सांस लेता है और बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, श्वासोश्वास। ठीक है, तो ये श्वासोश्वास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों पीडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी की बात करें दोस्तों यहाँ पे भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि का अध्ययन। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन, भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे दोस्तों, तो डेंड्रोलॉजी की बात करें दोस्तों ये किससे संबंधित हो जाएगी, ये अपने झाड़ियों से संबंधित होने वाली है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों, झाड़ियों से संबंधित होने वाली। झाड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों इसके सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी हो जाएगी, ड्यूरामीटर। मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मस्तिष्क की, तो यहाँ पे ड्यूरामीटर होती है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली है दोस्तों, ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला, फाइकोलॉजी की बात की जाए तो फाइकोलॉजी में दोस्तों सेवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सेवालों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन, फाइकोलॉजी सेवाल का अध्ययन और डेंड्रोलॉजी दोस्तों झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अभी तक तो आपने 3 क्वेश्चनों के बारे में देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो छाया में जो पनपने वाले पौधे होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सियोकाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सियोकाइट्स के नाम से छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सियोकाइट्स, सियोकाइट्स जो कि छाया में पनपने वाले पौधों के नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है दोस्तों, तो मनुष्य के अंदर के जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ा। मनुष्य के अंतर्गत मुख्य श्वसन अंग कौन सा, फेफड़ा है। बाकी ट्रेकिया की बात करें दोस्तों, ट्रेकिया अपने जो स्वर यंत्र होता है यानी कि जो कंठ होता है, कंठ और जो अपना श्वसन तंत्र होता है दोस्तों इसको जो मिलाने का जो सेंटर है दोस्तों वो क्या क्या कहलाता है, ट्रेकिया कहलाता है। ठीक है, बाकी क्लोम की बात करें तो ये जो मछलियाँ होती हैं उनमें जो गलफड़े होते हैं, गलफड़े यानी कि गिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोम कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है दोस्तों, मनुष्य में जो मादा जनन अंग है दोस्तों इससे किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के अंतर्गत मादा जनन अंग है। ठीक है, इसकी बात करें तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सन। ये तीनों के तीनों हार्मोन दोस्तों मादा जनन अंग के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन अपने सभी के सभी ऑप्शन सही होने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। ये तीनों के तीनों हार्मोन दोस्तों मादा के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 की बात करें तो दोस्तों 0.03% होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 0.03% यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, बाकी 78% की बात करें दोस्तों ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन। और 21% की बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, O2। तो यहाँ पे 78% कौन है दोस्तों, अपना नाइट्रोजन है।
21% लगभग यानी कि ऑक्सीजन है और 0.03% दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे दोस्तों मनुष्य के अंतर्गत जो ऐच्छिक गतियाँ होती है, अपनी इच्छा के अनुसार जो गतियाँ होती है, तो ये दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ये होती है दोस्तों सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा। एक तो यहाँ पे सेरिबेलम है दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, अपना हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य की जो ऐच्छिक गतियाँ होती है, यानी कि जो मनुष्य की जो बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों, बुद्धि के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो ऐच्छिक गतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? ये टाइलिन जो एंजाइम है दोस्तों, लार के अंतर्गत पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है दोस्तों। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है? टाइलिन है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? लार के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है दोस्तों? पौधों में जो आवश्यकता से अधिक दोस्तों जो जल निकलता है वो किसकी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है? ये दोस्तों सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सबसे ज़्यादा पानी बाहर निकलता है पौधों से। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क व ट्रेवी रेनस के द्वारा। ठीक है, लेमार्क व ट्रेवी नेरस के द्वारा, रेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया दोस्तों। ठीक है, लेमार्क व ट्रेवी रेनस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है दोस्तों? मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? अमोनिया। मछलियों के अंतर्गत उत्सर्जी पदार्थ क्या पाया जाता है? अमोनिया। बाकी यूरिया दोस्तों मनुष्य के अंतर्गत पाया जाता है। और यूरिक की बात करें दोस्तों, ये जो उड़ने वाले जो पक्षी है दोस्तों, पक्षियों के अंतर्गत यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और जो यूरिया किस में पाया जाता है दोस्तों? यूरिया अपने मनुष्य के अंतर्गत, अमोनिया दोस्तों जो जलीय जीव है उनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाती है दोस्तों? तो पौधों का जो नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी के अंतर्गत पौधों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, वर्गीकी। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गासू का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे अभी तक अपने 4 किताबों के बारे में अध्ययन किया था दोस्तों। एग्रेस्टोलॉजी गासू का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन, और एक था दोस्तों फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एग्रेस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन, और दोस्तों डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 4 किताबों के बारे में अभी तक अपन ने डिस्कशन किया। तो यहाँ पे एग्रेस्टोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगी? घासों से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम की बात करें दोस्तों, इसमें कौन आता है? तो यहाँ पे दोस्तों जैव प्रक्रम यानी कि जो पोषण की अभिक्रिया दोस्तों जैव प्रक्रम में होती है, उत्सर्जन की अभिक्रिया भी ये दोस्तों जैव प्रक्रम में होती है, श्वसन की अभिक्रिया भी दोस्तों जैव प्रक्रम में होती है। यानी कि अभी सभी के सभी ऑप्शन सही होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी के सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो वनस्पति संवर्धन है दोस्तों, इससे संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ये कहलाती है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने 5 किताबों के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। हॉर्टिकल्चर वनस्पति संवर्धन से कहलाती है, और दोस्तों एग्रेस्टोलॉजी क्या कहलाती है? घासों का अध्ययन कहलाती है, और पीडोलॉजी दोस्तों भूमि का अध्ययन है, और शैवालों का अध्ययन कौन सी किताब के अंदर किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, और डेंड्रोलॉजी दोस्तों झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों बोटनी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा से। ठीक है, बोटनी शब्द का जो उत्पत्ति हुई दोस्तों किस भाषा से हुई? ये ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। ये जो
मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है ये सेरिब्रम के द्वारा होता है, ठीक है। सेरिब्रम यानी कि जो अपनी ऐच्छिक जो अभिक्रियाएं होती है, जो ऐच्छिक जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, वो सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति जो विज्ञान है दोस्तों, इसके जनक कौन किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक थियोप्रेस्ट, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों, थियोफ्रेस्ट, ठीक है। थियोफ्रेस्ट वनस्पति विज्ञान के जनक। और जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों, अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन है दोस्तों, तो ऑक्सीजन क्या चीज़ है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हार्मोन दोस्तों। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एक एंजाइम है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन क्या चीज़ हो जाएगी, एक एंजाइम होने वाला है। एंजाइम को दोस्तों उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है, उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कि अपने शरीर के अंदर के जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको दोस्तों मतलब कि ये बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि एंजाइम, एंजाइम दोस्तों शरीर की अभिक्रियाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में दोस्तों बीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यानी कि सीड्स का अध्ययन किया जाता है। सीड्स का अध्ययन किस में किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अभी तक अपन ने 6 किताबों के बारे में देखा है, स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एक कौन सा था अभी दिमाग से निकल गया दोस्तों। ये जो लगभग 6 किताब है दोस्तों, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कौन सी किताब है, स्पर्मोलॉजी, ठीक है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं दोस्तों, ठीक है। पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, तो इसकी बात करें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो पृथक्करण का जो नियम दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, मेंडल ने, ठीक है। मेंडल के द्वारा पृथक्करण का नियम दिया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार ग्रंथियों के अंतर्गत दोस्तों 3 एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।